अब टेलर थ्योरम क्या है? ये एक मैथमेटिकल नोट है, एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसे हमें इसका यूज आगे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ आइसोट्रॉपी यानी कि कंजर्वेशन लॉज को निकालने के लिए यूज होती हैं। तो आप कंसीडर कर लो कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स का, और अगर मान लो कि इसके अंदर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर मान लो कि इसके अंदर x के अंदर कुछ इंक्रीमेंट होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो h क्या है? एक इंक्रीमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ x प्लस इंक्रीमेंट जो हुई है h और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि जितनी पावर आएगी वही पावर नीचे आ जाएगी, वही पावर का नीचे फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू एफ डबल डैश एक्स, और प्लस सो ऑन ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास h बहुत ही स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इंक्रीमेंट जो होती है, ये बाकी की जो हायर टर्म्स है एच स्क्वेयर, एच क्यूब, एच 4, ये सारी की सारी इग्नोर हो जाती हैं और हमारे पास रह जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस इंक्रीमेंट इनटू एफ डैश एक्स, यानी कि एक ही बार डेरिवेटिव होता है। और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर्ल एफ ऑफ एक्स अपॉन कर्ल एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको अगर आपको 2 फंक्शंस दिए गए हों, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी, आपको ये 2 फंक्शंस दिए गए हों, अगर आपको फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स दिए गए हों, तो तब आप क्या करोगे? तो आप एक फंक्शन तो लोगे, तो आप फंक्शन लोगे x और y का, क्योंकि यही फंक्शन है, यही कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप x और y का फंक्शन लोगे, f ऑफ x और y प्लस, अब इंक्रीमेंट 2 हुई हैं a और b, तो पहले a की इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x के अंदर इंक्रीमेंट हुई है, सो कर्ल f ऑफ x अपॉन कर्ल x, प्लस अब b की इंक्रीमेंट लेंगे, b की इंक्रीमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब आप b को लेंगे इंक्रीमेंट कर्ल f ऑफ y अपॉन कर्ल y आ जाएगा। ये वाली इक्वेशंस आपकी आगे फर्दर यूज होंगी। Now we are move on to the topic homogeneity of space and conservation of linear momentum. So इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करने हैं। एक मान लिया मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, और एक मान लिया मैंने S डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश, y डैश और z डैश, ठीक है, और ये पैरेलल है, यानी कि मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, इसके ऊपर मास m1 m2 लिए थे, ठीक है, और m1 का डिस्टेंस है x1 और m2 का डिस्टेंस है m2 फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैंने इसे थोड़ा डिस्प्लेस करवा दिया, यानी कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसे मूव किया, पहले मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर था और फिर मैंने इसे उठाकर स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करवाया और यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का, वो है a, यानी कि o डैश के ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है a। अब ये जो m1 m2 है, ये मासेस है पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के, ये पार्टिकल 1 का मास है और ये पार्टिकल 2 का मास है। अब यहाँ पर मेरे पास x1 डैश की वैल्यू अगर मैं x1 की फॉर्म में निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x1 डैश इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x1 पता है और इसका डिस्टेंस पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस a और x2 डैश का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा x2 डैश माइनस a के, क्योंकि ये बड़ा है और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास x2 डैश आ जाएगा। मैं मान लेती हूँ u को, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, u x1 x2 ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, और U
एंड u x1 डैश x1 डैश x2 डैश, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश की पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इससे, क्योंकि हम टेलर्स थ्योरम में पढ़कर आए हैं, क्योंकि हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की प्रॉपर्टी में पढ़कर आए हैं कि लीनियर के अंदर ट्रांसलेशन मोशन अगर होगा तो हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो इसे मान लेते हैं कि ये सेम है, u x1 x2 इक्वल है u x डैश x1 डैश x2 डैश के। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये सही में इक्वल है या नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये मेरा प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एनर्जी, और अब मैं इस वाली पोटेंशियल एनर्जी को यानी S डैश की पोटेंशियल एनर्जी को, जिसकी मैंने x1 और x2 के टर्म के अंदर वैल्यूज निकाली है, मैं इसको इसके अंदर पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा x1 माइनस a और x2 माइनस a। अब मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। तो मेरे पास आ जाएगा u x1 डैश x2 डैश, यही है, इसको मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। अब टेलर्स थ्योरम लगाने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा फंक्शन x1 x2। अब मैं RHS वाली टर्म को एक्सपैंड कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x1 x2 का फंक्शन, फिर क्योंकि माइनस के अंदर हो रहा है तो माइनस a कर्ल u अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में कर्ल x1, फिर माइनस a, अब किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, कर्ल u अपॉन कर्ल x2। अब अगर मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दूं, यानी कि माइनस a को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास आ जाएगा u x1 x2, और माइनस a को कॉमन अगर मैंने ले लिया तो अंदर आ जाएगा कर्ल u अपॉन कर्ल x1 और प्लस कर्ल u अपॉन कर्ल x2, कर्ल u अपॉन कर्ल x2। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें जहां पर हमारे पास था सिंस u x1 डैश x2 डैश इक्वल था u x1 और x2 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फंक्शन से इस फंक्शन को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, और ये वाली टर्म अगर मैं माइनस a कर्ल u अपॉन कर्ल x1 प्लस कर्ल u अपॉन कर्ल x2, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना कि ये दोनों इक्वल है, तो अगर मान लो कि मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास ये टर्म बच जाएगी, और ये टर्म हो जाएगी मेरी इक्वल टू 0 के, ये टर्म मेरी हो जाएगी इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर मेरे पास अगर ये माइनस से मेरे पास मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाकर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास बच जाएगा माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल x1 माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल x2 इक्वल्स टू 0 के। अब मेरे पास ये माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल x1 ये बचा है, ये क्या है, ये मेरे पास x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और ये माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल x2 है, ये मेरे पास है कर्ल u अपॉन कर्ल 2 है, ये मेरे पास है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। सो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, इस बार 2 ड्यू टू 1 आएगा क्योंकि कर्ल x2 है नीचे। अब इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x 1 2 प्लस f ऑफ x 2 1 इक्वल्स टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया 3 है। अब यहाँ से हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव हो रहा है, f ऑफ x 1 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x 2 1, लेकिन अभी हमें ये चाहिए नहीं। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग
अब नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एफ ऑफ एक्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इक्वल है m1 dv1 अपॉन dt के, क्योंकि ये मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है और एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है। और हमें पता, फिर ऐसे ही हम 2 1 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m2 dv2 अपॉन dt। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा 0 के हमारे पास। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास आ रहा है d अपॉन dt कॉमन, m1 v1 ब्रैकेट में प्लस m2 v2 भी ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब मैं इस d अपॉन dt को अगर इसके साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये हमारे कांस्टेंट हैं। सो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Hence the law of conservation of linear momentum follows from the linear uniformity or homogeneity of space। यानी कि अब हम law of conservation of linear momentum को homogeneity of space से भी प्रूफ कर सकते हैं।